नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। आज इस बड़ी पेशकश में हम आपको पहली खबर तमिलनाडु के वेल्लोर से दिखाएंगे, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा की है। वहीं दूसरी खबर केजरीवाल के केस से जुड़ी हुई होगी। तीसरी खबर बिहार के डिप्टी सीएम लालू प्रसाद यादव पर निशाने को लेकर के है। वहीं चौथी खबर सपा के घोषणा पत्र में क्या कुछ खास है, इस पर है। और पांचवी और आखिरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के बस हादसे को लेकर के होगी। तो ऐसे 5 विंडो के जरिए हम आपको 5 बड़ी खबरें दिखा रहे हैं, देश और प्रदेश की ये 5 बड़ी खबरें। तो 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में हम आपको ये 5 विंडो के जरिए 5 बड़ी खबरें दिखा रहे हैं, जिसमें पहली खबर में पीएम मोदी के मिशन साउथ पर पूरा फोकस होगा। तो चलिए पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार के सिलसिले में एक बार फिर से तमिलनाडु पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मिल रहे समर्थन के लिए तमिलनाडु की जनता का आभार भी उन्होंने जताया। उन्होंने ये भी कहा कि तमिलनाडु ने यह तय कर लिया है कि फिर एक बार मोदी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तमिलनाडु के लिए एक विकसित भारत का नेतृत्व करने का समय है, लेकिन डीएमके तमिलनाडु को पुरानी सोच में, पुरानी राजनीति में फंसा कर रखना चाहती है। पूरी डीएमके एक परिवार की कंपनी बनकर रह गई है। डीएमके की पारिवारिक राजनीतिक की वजह से तमिलनाडु के युवाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा। डीएमके से चुनाव लड़ने और डीएमके में आगे बढ़ने के लिए 3 मुख्य मानदंड हैं। तो पीएम ने तमिलनाडु के लोगों का अभिनंदन किया। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश जी, जिस तरह से देखिए बीजेपी लगातार एड़ी चोटी का दम लगा रही है, सभी राज्यों में पहुंच रहे हैं और पूरा फोकस इस बार साउथ पर है। पिछली बार की अगर आम चुनाव की हम बात करें तो साउथ से बीजेपी को कई जगहों से हार का सामना करना पड़ा था, और इस बार शुरू से लेकर के हम लगातार देख रहे हैं कि बार बार देश के प्रधानमंत्री साउथ दौरे पर जा रहे हैं, और इस बार डीएमके पर जमकर उन्होंने हमला भी बोला है। इस बार का चुनाव अगर देखें तो कई मायनों में बहुत खास होने वाला है, क्योंकि शुरुआत से लेकर के ही साउथ पर फोकस करने की पूरी राजनीति, पूरी रणनीतियां देखी जा रही है बीजेपी की। भारतीय जनता पार्टी ऐसा राजनीतिक दल है कि जहां वो अपनी स्थिति को वीक देखते हैं या प्रीवियस जो परफॉर्मेंस होता है उसके आधार पर वो काम करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा इस बार दक्षिण से सीट निकाली जाए। इसीलिए उनके दौरे लगातार हो रहे हैं और उन चीजों पर वो फोकस कर रहे हैं जिससे वहां की पब्लिक को भारतीय जनता पार्टी की तरफ मोड़ा जा सके। देखिए, संख्यात्मक रूप से देश के अंदर इस समय भारतीय जनता पार्टी ऐसा राजनीतिक दल बन चुका है जो जहां वीक होता है वहां तो वो ताकत लगाता ही है, साथ ही उन क्षेत्रों में भी लगाता है जहां वो स्ट्रांग होता है। जैसे हिंदी लैंड के राज्य देखें, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन राज्यों पे आप देख रहे हैं उनका पूरा फोकस है। जबकि प्रीवियस इलेक्शन में आपने देखा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस एक्सीलेंट रहा था। तो ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ये जानते हैं या भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि अगर जो 19 में जो सीट्स हिंदी लैंड से या पूरे नॉर्थ से मिली थी, कहीं अगर उसमें कुछ डिक्लाइन आता है तो उसका फुलफिलमेंट साउथ से किया जा सकता है या वेस्ट बंगाल से किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से, चाहे वेस्ट बंगाल में देखें या फिर साउथ में देखें, फोकस है, तो वो उसका परफॉर्मेंस वो बेहतर करने का तरफ एक बड़ा प्रयास भारतीय जनता पार्टी का दिखता है और रिजल्ट भी कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ प्रीवियस इलेक्शन से बेहतर दिखेगा। जी सत्यप्रकाश जी, तमाम जानकारियों के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो वेल्लोर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और विपक्षी दल पर जमकर निशाना साधा। डीएमके को युवा विरोधी पीएम मोदी ने बताया।
चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां शराब नीति घोटाले में 21 मार्च को हुई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट ने सही ठहराया था। इस फैसले के खिलाफ अब केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं केजरीवाल की तरफ से एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा कि ये याचिका दिल्ली के मुख्यमंत्री के संबंध में है और अर्जेंट है। गिरफ्तारी का आधार ऐसे दस्तावेज थे जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वहीं हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि हमें संवैधानिक नैतिकता की फिक्र है, न कि राजनीतिक नैतिकता की। मौजूदा केस केंद्र और केजरीवाल के बीच नहीं है, ये केस केजरीवाल और ईडी के बीच है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया, उसके पास हवाला ऑपरेटर्स और आप कैंडिडेट के बयान भी हैं। ईडी ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा। और इसके बाद अब केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं और सीजेआई ने इसे लेकर के कहा कि हमें ईमेल भेजा जाए और फिर हम देखेंगे। ईडी ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया, सुप्रीम कोर्ट का अब केजरीवाल ने रुख किया है। और अब ऐसे में देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी को राहत मिलेगी या फिर केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ जाएंगे। हमें ईमेल भेजिए और फिर देखा जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने कहा। वहीं हाईकोर्ट का ये कहना था कि ईडी ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है और ये लड़ाई केंद्र और केजरीवाल के बीच नहीं है, बल्कि केजरीवाल और ईडी के बीच की है। और ईडी के पास में तमाम सबूत हैं, आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के बयान भी हैं और ऐसे में कानूनी प्रक्रिया का पालन करना हमारा फर्ज है। तो कल हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा था। 3 अप्रैल को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जिसके बाद कल हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और केजरीवाल को राहत नहीं पहुंची है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु बालियान हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। तनु, देखिए अब लगातार जिस तरह से केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी को ये उम्मीद थी कि बड़ी राहत पहुंचेगी हाईकोर्ट की तरफ से, लेकिन कल बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने ये साफ कह दिया कि हम कानूनी प्रक्रिया का पालन करें और इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जा रहा है। क्या लग रहा है कि आने वाले समय में जिस तरह से आम आदमी पार्टी बार बार अपनी याचिका दायर कर रही है, अब हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है, तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसे कितना अहम माना जाए? क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद करीब और विपक्षी दल लगातार यही बात कह रहे थे कि प्रचार प्रसार न किया जा सके, इसीलिए जांच एजेंसी का केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है। जी बिल्कुल गरिमा, आपको बड़ा अपडेट दे दूं कि अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर बड़ा झटका लेना है और केजरीवाल की जो गिरफ्तारी के खिलाफ जो अर्जी थी उस पर अर्जेंट सुनवाई करने से गरिमा इनकार कर दिया है। तो बहुत बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। कल ईद की छुट्टी रहेगी कोर्ट में, उसके बाद जो स्थानीय अवकाश है वो रहेगा और उसके बाद 2 दिन वीकेंड। तो अब मंडे को जो है वो सुनवाई होगी। ऐसे में जो दिल्ली की सियासत है गरिमा, वो भी बहुत ज्यादा गरमाई हुई है। जिस तरीके से लगातार जो विपक्षी है वो हमलावर हो रहे हैं, कह रहे हैं कि घोटाला किया है तभी तो अंदर गए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के मंत्रियों का, नेताओं का ये कहना है कि जो हमने कैंपेन लॉन्च किया उसके आधार पर हम जनता को जागरूक करेंगे और केजरीवाल को फंसाया जा रहा है। और जिस तरीके से संजय सिंह बाहर आए, उन्होंने आते ही जो इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला है वो सामने रख दिया। तमाम जो बातें हैं उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि शराब घोटाला जो है वो पूरा का पूरा बीजेपी का खेल है, वो आम आदमी पार्टी का नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर जो जनता का रुझान हमें देखने को मिल रहा है वो आम आदमी पार्टी की तरफ देखने को मिल रहा है। हालांकि हाईकोर्ट से उनको झटका लगा, सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, उसके बावजूद दिल्ली में जब हम मौजूद होते हैं तो हमें जो यहाँ पर रुख देखने को मिलता है आम जनता का, खास करके महिलाओं का, युवाओं का, वो केजरीवाल की तरफ देखने को मिलता है। तो एक तरफ कोर्ट से झटका लग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो संभावना है वो यहाँ पर मिल रही है गरिमा। तनुज, देखिए जिस तरह से ये सारी बातें निकल कर सामने आ रही हैं और इन सब के बीच जेल से सरकार चलाने के बाद जब केजरीवाल जेल के अंदर गए थे उसी टाइम आम आदमी पार्टी ने कही थी, लेकिन तमाम पेच है इसे लेकर के। हालांकि 1951 का जो जनप्रतिनिधि कानून है उसमें इसका साफ जिक्र है कि जब तक दोष साबित नहीं हो सकता तब तक इस तरह की चीजें पॉसिबल है, जेल से जो सरकार है वो चलाई जा सकती है। लेकिन जो लगातार देखा जाए कि बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, इस्तीफे की मांग कर रही है और ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए और कितनी मुश्किलें आगे आने वाले वक्त में बढ़ सकती है।
लगातार जो है दिल्ली में वो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जेल से ही सरकार चलेगी। वहीं संजय सिंह जो है उन्होंने कहा था कि सुब्रत रॉय जो है उन्होंने भी तो अपने कामकाज को देखा था, तो ऐसे में तो जो सरकार है वो ये मुमकिन है कि जेल से चलाई जाए और अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। और जिस तरीके से जो कैंपेन लॉन्च किया गया कि जेल का जवाब वोट से, उसका भी असर अब दिल्ली में देखने को मिल रहा है। इमोशनल कार्ड भी खेला जा रहा है, यानी साफ तौर पर तनु। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो एक विक्टिम कार्ड दिल्ली में खेला जा रहा है गरिमा, और उसकी तस्वीरें हम लगातार दिल्ली में देख भी रहे हैं। तो तमाम चाहे प्रदर्शन हो रहा है बीजेपी की तरफ से, तमाम बड़ी बातें कही जा रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी बहुत कड़ा रुख अपना लिया है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे और दिल्ली से ही सरकार चलेगी और हम इस बार लोकसभा जो चुनाव है उसमें अपनी जीत का परचम लहराएंगे और दिल्ली की जनता पर उनको विश्वास है। ठीक है तनु, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट का केजरीवाल ने रुख किया, आने वाले वक्त में देखना होगा कि केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हैं या फिर उन्हें राहत मिलेगी। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बिहार में लोकसभा चुनाव का समर पूरे उफान पर है। इसी बीच एक बार फिर परिवारवाद का मुद्दा गर्म हो चुका है। लालू प्रसाद यादव के परिवार वालों को टिकट मिलने पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव कुछ भी करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जातीय उन्माद फैलाने का प्रयास करते हैं। साथ ही उनका कहना है कि बिहार की जनता जानती है कि वो भ्रष्टाचारी हैं, सिर्फ परिवार के लिए जीते हैं, किसी दूसरे के लिए वो कुछ नहीं कर सकते। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, लगातार देखिए परिवारवाद का आरोप लालू प्रसाद यादव को लेकर के हमेशा लगाया जाते रहा है। देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने भी परिवारवाद की बात कही थी और अब इन सब के बीच एक बार फिर से परिवारवाद का मुद्दा गर्म हो चुका है जब से प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आई है। इस वक्त क्या कुछ हालात बिहार में? जाहिर सी बात है कि जिस तरह से चुनाव की तारीख नजदीके आ रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, इसे नकारा नहीं जा सकता क्योंकि चुनाव नजदीक है। एक दूसरे पर आरोप लगा के जनता को गुमराह करना चाह रहा है। जो भी पार्टियां है, पक्ष हो विपक्ष हो, वो बात नहीं रह गई है, एक दूसरे पर आरोप है। सब जैसे सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचारी है, ये यहाँ की जनता जान रही है, ये बात उनका कहना है। लेकिन वही अगर हम दूसरी ओर अगर जाते हैं तो उस पक्ष में राजद की ओर से तो उनका कहना है कि ये इस ईडी का इस्तेमाल करते हैं, तो ईडी को इस्तेमाल करके डराते धमकाते हैं और उसकी गिरफ्तारी करवाती है। तो इन बातों से जनता कहां तक प्रभावित हो सकती है मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जनता सबको जान रही है कौन सही है, कौन सी बातें गलत है, कौन क्या है नहीं है, सारी बात जान रही है जनता यहाँ की। किसी जनता को इस तरह की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, सवाल है जनता यहाँ की ये चाह रही है कि विकास मुद्दा होनी चाहिए, न कि परिवारवाद, परिवार और भ्रष्टाचार। जो भी है वो न्यायालय करेगी न करेगी वो अलग बहस है, लेकिन यहाँ की जनता का कहना है कि विकास सबसे बड़ा मुद्दा होनी चाहिए, न कि परिवारवाद न कुछ। जी तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लोकसभा चुनाव 2024 बेहद करीब है और बिहार की राजनीति एक बार फिर से परिवारवाद को लेकर के गर्मा गई है। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सपा के विजन डॉक्यूमेंट में अधिकारों की बात कही गई है। सामाजिक न्याय, लोकतंत्र बचाने का, मीडिया की आजादी का अधिकार है। 2025 में जातीय जनगणना, 2029 तक सबको न्याय देने का वादा किया गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बताया कि किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, 2019 तक गरीबों का पूर्ण उन्मूलन किया जाएगा, निजी क्षेत्र में सभी वर्गों की भागीदारी होगी, साथ ही दूध समेत सभी फसलों की एमएसपी देंगे। कानून गारंटी के रूप में किसानों को एमएसपी, किसानों के लिए सिंचाई की मुक्त व्यवस्था की जाएगी। तो सपा के विजन डॉक्यूमेंट में तमाम बातें कही गई हैं। 2029 तक सबको न्याय मिलेगा, ऐसा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा। सपा के विजन डॉक्यूमेंट में तमाम तरह के
की बात की गई। हालांकि इस बार जिस तरह से अभी हमने देखा था कि कांग्रेस का जब मैनिफेस्टो रिलीज हुआ था तो उसमें भी सीएए का जिस तरह से लगातार विपक्षी दल इंडिया अलायंस विरोध कर रहे थे तो उसका जिक्र नहीं किया गया था, और अब समाजवादी पार्टी का भी ये मैनिफेस्टो रिलीज हो गया तो भी सीएए धारा 370 जिसका ये लगातार विरोध कर रहे थे इससे लेकर के कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया है और इसमें तमाम अधिकारों की बात की गई है। विजन डॉक्यूमेंट में अधिकारों की बात की गई है, न्याय की बात की गई है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, तमाम तरह की बातें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की। चलिए पांचवी और आखिरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ में रायपुर दुर्ग रोड पर मंगलवार रात को हुआ बस हादसे की जांच अब शुरू हो गई है। हादसे में केडिया डिस्टिलरी कंपनी के 12 कर्मचारियों की मौत हुई है जबकि 15 लोग घायल हुए हैं। इसमें 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। बस में करीब 40 लोग सवार थे। सभी घायलों का एम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं दुर्घटना में घायल लोगों से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुलाकात की और घायलों का हालचाल भी जाना और बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए। इस घटना पर पीएम मोदी, राज्यपाल समेत कई लोगों ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि मृतक परिवार के एक सदस्य को नौकरी और 10 लाख रुपए कंपनी दे रही है। इसके अलावा इलाज का खर्च भी कंपनी और सरकार करेगी। इस घटना की न्यायिक जांच की घोषणा कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद जो कोई भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ रायपुर से हमारे सहयोगी जयदास मानिकपुरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयदास, देखिए अब लगातार जिस तरह से जांच की बात की गई, सीएम ने भी इस पर शोक जताया और ऐसे में पीड़ितों से भी सीएम साय ने मुलाकात की है। इस वक्त क्या कुछ हालात है और जो लोग जिनका इलाज चल रहा है, जो अस्पताल में भर्ती हैं, उनके क्या कुछ हालात अभी? जी देखिए, कल देर रात जो घटना हुई थी रायपुर दुर्ग रोड पर, उस पर जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संज्ञान लिया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी जो है मौके पर पहुंचे हुए थे। कलेक्टर, एसपी समेत जो है वहां पहुंचे हुए थे। इसकी बात अगर बात की जाए तो जो कई 12 लोगों की जो है मृत्यु हुई है। इसके अलावा 15 लोग जो है घायल हुए हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो वहाँ हॉस्पिटल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है मिलने गए हुए थे। आईजी राम गोपाल गर्ग, एसपी जितेंद्र शुक्ला और इसके अलावा कलेक्टर ऋषभ प्रकाश चौधरी समेत तमाम जो अधिकारी हैं वो वहां मौजूद थे और घटनास्थल का मुआयना भी किए थे। और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसे लेकर के शोक व्यक्त किया है, तो क्या लग रहा है हादसे में इस जांच के बाद और क्या तमाम बातें सामने आ सकती हैं? और जो 15 लोग घायल हैं, क्या उनमें किसी की हालत बहुत ज्यादा गंभीर इस वक्त है? जी देखिए, 2 लोग जो है काफी ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिस पर जो है स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए प्रशासन शासन ने जो है निर्देश दिए स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इसके अलावा प्रदेश के जो कई नेता है वे इस पर जो है संवेदना व्यक्त किए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो जांच है वो जांच दल जो है गठित कर दी गई है। अब आगे देखना होगा कि जांच दल जो है कितने दिनों में रिपोर्ट अपनी सबमिट करती है और इसमें क्या जो है कमियां जो मौजूद थी उस पर जो है पता लगाई जाएगी और रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जी जयदास, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अस्पताल में सीएम साय पहुंचे और सभी के बेहतर इलाज की बात की है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।